Good evening, everyone. So we are meeting after a considerable time. Okay, in that case, I will assume that you don't remember anything. All right, because any other assumption will be a very dangerous assumption. Okay, so हमने लास्ट सेशन में सिर्फ सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था और थोड़े बहुत कंसेप्ट्स किए थे उसके. So this week we have lectures in continuity, so we should be able to finish considerable things. Nature, scope and objectives of audit. So we started with the subject, कुछ चीजें हमने की इंट्रोडक्शन वगैरह. Alright, तो उसको थोड़ा हम लोग आगे लेके जाते हैं अभी. Alright, so सबसे पहले तो हमने ऑडिट का डेफिनेशन किया था, तो वहां से स्टार्ट करते हैं. Auditing is an independent examination of what? Of financial information. Auditing is an independent examination of financial information of an entity. वो entity चाहे जो भी हो, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, चाहे छोटी entity हो, बड़ी entity हो, कोई भी हो. Alright. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. हम लोग examination क्यों कर रहे हैं? Because we want to express an opinion thereon. Alright. So auditor का main काम क्या होता है? To examine the financial statements, and examine करने के बाद auditor is going to express an opinion on the financial statements. Okay. फिर मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी ऑडिट सब्जेक्ट में कि यार मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करता हूं, बट प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त किसी को ना बनाना, और दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. ऑलराइट, वो भी मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑडिटर का मेन ड्यूटी क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने, वो मैंने समझाया था कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड. यानी ऑडिटर जब ऑडिट स्टार्ट करता है तो उसे क्वेश्चनिंग माइंड से ऑडिट करना है, शक्की दिमाग से ऑडिट करना नहीं है. क्वेश्चनिंग माइंड एंड नॉट अ सस्पिशियस माइंड. तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि कोई अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट मिलता है तो सीधा बिल्डर को ऐसा थोड़ी बोलोगे चोर 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 चोर, ऐसा स्टार्ट नहीं कर दोगे आप. सो इट इज कॉल्ड एज एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ऑलराइट, स्केप्टिकल मींस यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, डोंट डाउट बट आस्क क्वेश्चंस. ओके. ऑडिटर तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड होता है, देन ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड ओनली इफ इट इज प्रूव्ड दैट ऑडिटर वाज ग्रॉसली नेग्लिजेंट. कौन सा जेंट? नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटीज. अगर ये प्रूव हो जाता है कि ऑडिटर वाज ग्रॉसली नेग्लिजेंट उसकी ड्यूटीज में, ओनली देन ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड. इसलिए ऑडिटर का प्राइमरी ड्यूटी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते 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 अगर ऑडिटर को कुछ सस्पिशियस मिला, देन ऑडिटर में डिटेक्ट द फ्रॉड. इसलिए उसका सेकेंडरी ड्यूटी है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर. Am I clear with this? Yes. Okay. फिर हमने बहुत ही टेक्निकल इंग्लिश में किया था. क्या किया था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिटर का मेन पर्पस क्या है. ऑलराइट. ओके. सबसे पहले ऑडिटर जब चेकिंग करता है तो ऑडिटर 100% गारंटी दे सकता नहीं है. ना 100% गारंटी लेगा, ना 100% गारंटी देगा. तो जब वो ऑडिट करेगा तो वो कौन सा अश्योरेंस लेगा? Reasonable assurance is a high level of assurance but not a guarantee. Reasonable assurance is a high level of assurance but not a guarantee. मुझे reasonable assurance कौन सी चीज पे लेना है? मुझे क्या वेरीफाई करना है? डायरेक्टर का थोबड़ा वेरीफाई करना है? नहीं. मुझे ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. बिकॉज बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए. सो आई वॉन्ट टू चेक वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ताकि मैं ओपिनियन बना पाऊं. मेरा ओपिनियन किसके ऊपर बनाना है मुझे? कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो जो भी फॉर्मेट होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से इन्होंने बराबर बनाया कि नहीं बनाए. सो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब है गाइडलाइन टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं एज पर शेड्यूल 3, तो शेड्यूल 3 कंपनी का हो गया AFRF. वन मोर टाइम, शेड्यूल 3 कंपनी का हो गया AFRF. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनी के लिए हो गए AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. वन मोर टाइम, सो ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन assurance whether financial statements are free from
misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to form an opinion on the financial statement, whether such financial statements are materially prepared in accordance with applicable financial reporting framework. और एक बार ये assurance मिल गया, उसके बाद auditor क्या करेगा? He will express an opinion on the financial statements. Opinion किस पे लिखेगा? अपनी दिल के दीवारों नहीं, किस पे लिखेगा? Written report and communicate his findings in accordance with standards on auditing. Okay. तो ये ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव है. फिर हम लोग प्रैक्टिकली बात कर रहे थे रिगार्डिंग स्कोप ऑफ ऑडिट. स्कोप यानी कवरेज. तो मैंने आपको बोला था कि सपोज आप फैक्ट्री में जा रहे हो और आपको कोई बच्चा दिख गया चाइल्ड लेबर, ऑलराइट, तो सीधा थोड़ी ऐसा बोलोगे चलो लेबर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते थे, लेबर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते थे. मेरे स्कोप में क्या आता है, एक एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना होता है. सो कवरेज, दैट इज एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रैक्टिकली एज एन ऑडिटर मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, इट विल डिपेंड अपॉन लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू द एंटिटी. देन आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग में क्या लिखा है, एंड लास्ट में मेरा जो क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, LIC, लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू द एंटिटी, ICI प्रोनाउंसमेंट्स, और क्लाइंट के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तीनों के बेसिस पे डिसाइड होगा, क्या डिसाइड होगा, मेरा स्कोप. और मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा था जहां पे हमने लेक्चर एंड किया था कि स्कोप के अंदर क्या इंक्लूड होता है एंड स्कोप के अंदर क्या एक्सक्लूड होता है. ऑलराइट, तो स्कोप के अंदर मैंने इंक्लूड में ये बोला था कि सपोज अगर आपको एयर इंडिया का ऑडिट मिलता है तो एयर इंडिया अपनी फ्लाइट को लैंड कैसे करवाता है, डिपार्चर कैसे करवाता है, एयर होस्टेस ने क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये सब आपके स्कोप में आएगा, यस और नो सर? नो, ये सब आपके स्कोप में आने वाला नहीं है, बिकॉज मेरे स्कोप में सिर्फ वही आएगा दैट इज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड. तो एयर इंडिया का जो टिकट बुकिंग का सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट्स के साथ रिलेटेड है वो आपके स्कोप में आएगा. यस, अभी टिकट बुक होती है तो पैसा आता है ना, पैसा, राइट, तो अकाउंट्स रिलेटेड है ना, तो आपके स्कोप में आएगा. यस, सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, ऑन बोर्ड जो भी सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस से जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो आपके स्कोप में आएगा. यस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, किसके सिग्नेचर पे एक्सपेंस होते हैं, कौन से अकाउंट से एक्सपेंस होते हैं, वो सब आपके स्कोप में आएगा. यस, मेरे स्कोप में वो सब कुछ आएगा दैट इज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड. और स्कोप में से एक्सक्लूड क्या होगा कि भाई साहब अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग कितनी खत्म हुई है, कितनी बाकी है, वो सब आर्किटेक्ट बताएगा. मेरा काम नहीं है परसेंटेज कंप्लीशन बिल्डिंग का देखना. मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्टेशंस विल हर्ट. ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म फंक्शंस आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कंपिटेंस. फिर मैंने आपको एग्जांपल भी लिखा दिया था इधर. एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर. ऑलराइट, तो इस स्कोप के डिस्कशन को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं. और क्या आएगा आपके स्कोप के अंदर? ऑलराइट, एंटिटी के अंदर कोई भी एंटिटी पकड़ लो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, सर्विस सेक्टर कोई भी पकड़ लो, वो एंटिटी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, वो इंफॉर्मेशन सही है, एक्यूरेट है, गलत नहीं है, इतना तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एकेडमी के अंदर जो एडमिशन का डेटा जनरेट होता है वो एडमिशन के डेटा में एरर नहीं होना चाहिए, उतना तो एटलीस्ट मुझे इंश्योर करना पड़ेगा. यस और नो सर? यस. ऑलराइट, सो एवरीवन राइट डाउन प्लीज. एग्जामिनिंग reliability and sufficiency, examining reliability and sufficiency of फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सारा इंफॉर्मेशन नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन generated within the entity. Reliability and sufficiency of financial information that is generated within the entity. फिर लास्ट में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसमें जो भी नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह होते हैं उसमें डिस्क्लोजर प्रॉपर दिया है कि नहीं दिया है, क्या प्रॉपर दिया है कि नहीं दिया है, डिस्क्लोजर प्रॉपर दिया है कि नहीं दिया है, वो भी तो चेक करना पड़ेगा. थर्ड,
examining completeness and adequacy of the disclosures included in the financial statements. Examining completeness and adequacy. Completeness यानी कुछ छूट तो नहीं गया है, कोई ओमिशन तो नहीं हुआ है, एंड जो भी लिखा है वो इनफ तो लिखा है ना. कोई भी अकाउंट्स के लेक्चर में बैठ जाओ, अकाउंट्स के प्रोफेसर हमेशा क्या बोलते हैं, नोट लिख दो, नोट लिख दो, नोट लिख दो, नोट लिख दो. एग्जामिनिंग कंप्लीटनेस एंड एडिक्वेसी ऑफ द डिस्क्लोजर्स इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और तो अगर आपको कोई भी पूछता है कि स्कोप के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो बोल देने का दिया. D for disclosure, I for information, and A for aspects of the entity's business that are relevant to the financial statements. One more time, अगर कोई भी बोलता है कि स्कोप में इंक्लूड क्या होता है तो क्या बोलने का, दिया. D for disclosures, I for information, कौन सा इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. Alright, and A for aspects, कौन से aspects that are relevant to the financial statements being audited. ये सब स्कोप के अंदर इंक्लूड हो जाता है. ओके. स्कोप से एक्सक्लूड क्या हो जाता है, स्कोप से एक्सक्लूड क्या हो जाता है, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म फंक्शंस आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कंपिटेंस. चलो वो तो आपके पास एग्जाम्पल के साथ है. ऑलराइट, टेल मी, सपोज आप प्रोफेशनल एकेडमी का ऑडिट कर रहे हो. हमारा जो बैंक अकाउंट है ना, वो एक बैंक अकाउंट HDFC के पास है, दूसरा कोटक महिंद्रा के पास है. तो जब आप हमारा बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हो तो HDFC से डाउनलोड करके मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट दिया. ऑलराइट, तो समझो मैं CFO और मैंने आपको HDFC से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके दिया. क्या आप वो बैंक स्टेटमेंट पे ट्रस्ट करोगे? डायरेक्ट डाउट, डायरेक्ट डाउट. ऑलराइट, ऐसे सब आपके रिस्पॉन्स आते हैं. मैं मेरी वाइफ को बिल्कुल भी मिस नहीं करता. ऑलराइट, बिकॉज पूरी वाइफ लाइक वाइब आ गई मुझे कि मैं जो भी बोलूं उस पर डायरेक्ट डाउट. मैडम ऐसा क्या, मैं चोर दिखता हूं थोड़ी, मेरे को बताओ. HDFC का स्टेटमेंट दिया आपको. ऑलराइट, HDFC का मैंने आपको स्टेटमेंट दिया. ऑलराइट, HDFC आया हुआ स्टेटमेंट है, मैं डाउनलोड करके दिया आपको. ऑलराइट, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे? ऑलराइट, ऐसे इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए मैंने. ऑलराइट, तो टेल मी, कहना इसे एक बार HDFC से कंफर्मेशन ईमेल पे लेना पड़ेगा, यस और नो सर? यस और नो सर? हर एक डेटा के लिए कंफर्मेशन तो लगेगा कि ये डेटा सही है कि नहीं है, यस और नो सर? पागल हो जाओगे पागल. तो सर करना क्या है आप ही बता दो यार. हाँ बोले तो प्रॉब्लम है, ना बोले तो प्रॉब्लम है. देखो, जब आपको डाउट आए, कौन सा आउट आए, डाउट आए, ऑलराइट, तभी जाके आप थोड़ा आगे इन्वेस्टिगेट करो. वरना ऑडिटर से ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि हर एक चीज का ऑथेंटिकेशन देखे. हाँ, समझो आपने HDFC वाले को ईमेल भेजा, उससे ईमेल आया कि हाँ ये हमारा ही बैंक स्टेटमेंट है. फिर आपको ऐसा डाउट आएगा कहीं ये ईमेल AI से जनरेट तो नहीं किया गया, जाके मिल के आते. तो आप ब्रांच पे पहुंच गए, ईमेल आपने भेजा था, ईमेल आपने भेजा था. ये HDFC के ब्रांच है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं कि आज के दिन के लिए आपने HDFC लगाया हुआ है. ID कार्ड दिखाओ आपका. अरे ऐसे तो पागल हो जाओगे ना आप. हाँ, सो लिसन टू मी भाई. ऑडिटर है ना, ऑडिटर वो कन्विंसिंग एविडेंस पे चलता है. कौन से एविडेंस पे चलता है? कन्विंसिंग एविडेंस के ऊपर चलता है. सो एवरीवन राइट डाउन ओवर हियर, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. थोड़े बहुत सवाल पूछ लेता है, लेकिन ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि 100% कोई चीज वैलिड है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है. वो मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, मैं उसका एक्सपर्ट थोड़ी है कि एक एक डॉक्यूमेंट 100% सही है कि नहीं है. अभी आप अगर मुझे आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का मार्कशीट दिखाओगे तो मैं क्या उधर सांता क्रूज कलीना चले जाओगे उधर,
कि इसका ही मार्कशीट है कि पागल थोड़ी है। कहते ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इतना मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करने का भाई। ऑलराइट, फिर तो एकदम ब्लड हाउंड वाला एटीट्यूड हो जाएगा। ओके, समझो आपने सोचा कि अभी ऑडिट करना है, तो आपने क्या किया, आप आपके आर्टिकल्स, सब लोग ने 6 अलग अलग स्कॉर्पियो गाड़ी बुक की, ब्लैक स्कॉर्पियो। ऑलराइट, धड़ाधड़ क्लाइंट प्लेस के आगे रोक दी। ऑलराइट, और अंदर चले गए, क्लाइंट प्लेस में अंदर चले गए, फोन वोन के कनेक्शन काट दिए सारे, मोबाइल जामर लेके गए। अरे कि पूरा सबको कोई बाहर नहीं जाएगा। अरे तुमको लगता है तुम्हारे पास इतना पावर है? ऑलराइट, जो स्पीड से अंदर आए थे ना वो स्पीड से बाहर भेजेंगे। देखो, ऑडिट है ना, ऑडिट एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। ऑडिटिंग इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग इज नॉट एन, तो इन्वेस्टिगेशन वाला स्कोप तो हमारे इसमें कभी आएगा ही नहीं। ऑलराइट, राइट डाउन। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। वो आर्टिकल के पास बेचारा स्टाइपेंड इतना कम आता है, रिक्शा में पहुंचे तो ही वो। और इट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है पता है? कोई अगर बोले इन्वेस्टिगेशन मीन्स व्हाट, इन डेप्थ चेकिंग, ऐसा नहीं बोलेंगे। इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, विथ अ स्पेशल पर्पस। क्या बोलेगा? इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन विथ अ स्पेशल पर्पस। इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन विथ अ स्पेशल पर्पस। Investigation is a critical examination with a special purpose. All right, तो ऑडिट है ना, ऑडिट ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अरे ऑडिटर हैज लिमिटेड लीगल पावर्स। हैं, उधर सर्च सीजर वगैरह करने चले गए ना आप कि चलो भाई चलो दरवाजा बंद करो, तो उधर आपको ही मारेंगे दरवाजा बंद करके। ऑडिटर हैज लिमिटेड लीगल पावर्स। इन्वेस्टिगेशन जैसे पावर्स हमारे पास नहीं है ही नहीं ऐसे पावर्स। ओके, इज एवरीवन क्लियर विद दिस? वन मोर टाइम। तो स्कोप में हमने क्या पढ़ा है? स्कोप में व्हाट इट इंक्लूड्स क्या दिया, और एक्सक्लूड्स क्या? एक तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कंपिटेंस, वो मेरे से एक्सपेक्ट मत करो। दूसरा, मैं ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एक्सपर्ट नहीं हूं। एंड तीसरा, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सो जो भी मेरे कंपिटेंस के बाहर है, सी फॉर कंपिटेंस के बाहर है, वो मेरे से एक्सपेक्ट मत करो। ऑलराइट, देन मैं कोई ऑथेंटिकेशन एक्सपर्ट नहीं हूं, एंड ऑडिटिंग इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट, तो ऑडिटिंग इंक्लूड्स दिया, एक्सक्लूड्स सिया। ऑलराइट, इंक्लूड्स दिया, एक्सक्लूड्स सिया। डी फॉर दिया बोलो, दिया, वरना तो दूसरी दिया आ जाएगा। हाँ, E for disclosure, I for information, and A for aspects of the business which are relevant to the financial statements being audited. C में C for competence, all right. I for investigation, all right, and A for authentication. Okay. I want a confirmation. Are you through with this? Yes. Okay. तो मैं ये सब लेक्चर में क्या करा रहा हूँ, पूरा फर्स्ट चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको ऑडिट के सब बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिर फर्स्ट चैप्टर का जो टेक्स्ट बुक है ना, वो थोड़े टाइम बाद हम लोग देखने वाले, अभी नहीं। ऑलराइट, अभी तो सारे बेसिक्स चल रहे हैं। तो आई वांट अ कंफर्मेशन, स्कोप में इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, इज एवरीवन थ्रू विद दिस? यस। अच्छा, हम लोग बार बार क्या बोलते रहते हैं, ऑडिटिंग का जो सिग्नेचर है वो कोई गारंटी नहीं है। ऑडिटिंग इज एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस की रीजनेबल एश्योरेंस? ऑडिटिंग इज एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस की रीजनेबल एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस। ऑलराइट, व्हाई ऑडिटिंग इज अ रीजनेबल एश्योरेंस? हम लोग गारंटी क्यों नहीं दे सकते? Because auditing suffers from constipation, inherent limitation. Auditing suffers from inherent limitation. Write down everyone over here. Inherent limitations. Inherent limitation का मतलब क्या है पता है?
कितना भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। हाँ, तो वो जो डायलॉग है ना, वो पूरा इनहेरेंट लिमिटेशन का कंसेप्ट है। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं भी मूवी देखने जाता हूँ ना तो डायलॉग चलते रहते हैं, मैं ऑडिट से रिलेट कर लेता हूँ उसको। मेरी वाइफ बाजू में रोमांटिक हो रही होती है और मेरे को ऑडिट ही याद आता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा ऐसा मैं साइको हो गया उसमें। सो इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब है अनअवॉइडेबल लिमिटेशंस। ओके, सो एवरीवन ओवर हियर, auditing is a reasonable assurance and not an absolute assurance, because auditing suffers from auditing is a reasonable assurance and not an absolute assurance, because auditing suffers from following inherent limitations. Auditing is a reasonable assurance and not an absolute assurance, because auditing suffers from following inherent limitations. कौन सी limitations? Facto. Right on there, facto. वो एक एक करके बता, तो कोड वर्ड तो ठीक है, वो तो मार्केटिंग के लिए देना पड़ता है। ऑलराइट, 4 में डिवाइड होगा, F A C T एंड ये O। ऑलराइट, F A C T एंड O। हाँ, किसको? एक ही आती है ना ये। ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, अब ये ना थोड़ा समझ रहे ऐसा कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है। टेल मी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ना, उसमें कितनी सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें तुम कितना भी कर लो पर गारंटी नहीं दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है? अपना होता है ना, हो जाता है। ऑलराइट, कैसे कैलकुलेट करना है इसे? आपको उसके लिए यूजफुल लाइफ लगेगा। ऑलराइट, यूजफुल लाइफ एक फैक्ट है, एक फैक्ट है कि अजम्पशन है? assumption है। फिर realizable value at the end of useful life, it is a fact or an assumption? ऑलराइट, उतना साल नहीं टिका तो ऑलराइट, तो मतलब कभी भी आप 100% गारंटी तो नहीं दे सकते ना यार। ऑलराइट, अच्छा, प्रोविजंस होते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, ये सब एस्टिमेट्स है। कौन से मेट्स है? एस्टिमेट्स। ये सब जजमेंट है। क्या है? जजमेंट। टेल मी, एस्टिमेट्स, जजमेंट, ये फैक्चुअल है कि सब्जेक्टिव है? वन मोर टाइम, ऑलराइट, रीटेक। ऑलराइट, इधर देखो, एस्टिमेट्स, जजमेंट, ये फैक्चुअल है कि सब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव है। अरे प्रोविजन का आप बोलते हो, प्रोविजन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्वेश्चन पेपर में दिया ना इसलिए। अरे पर प्रोविजन क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ कैश आउटफ्लो। नहीं हुआ तो कैश आउटफ्लो जरूरी थोड़ी होगा ही होगा। आप बोलते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो करोगे और एक्चुअल बैड डेट्स जो होगा वो टैली होता है क्या? कहना ऐसे एक्चुअल बैड डेट्स अलग भी तो हो सकता है, यस और नो सर। हाँ, तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसका नेचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर ही ऐसा है कि तुम चाहे कितना भी कर लो, लेकिन उसके अंदर जो एस्टिमेट्स है, जजमेंट्स है, अगर तुमको दुनिया के सारे लीगल पावर भी दे दूं ना, तो भी एस्टिमेट्स, जजमेंट को लेकर आप 100% गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते। बस हो गया तो क्या हो गया? ये हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या हो गया हमारा? इनहेरेंट लिमिटेशन। एवरीवन ऑन द फर्स्ट पॉइंट, एफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पॉइंट को अच्छे से लिखना है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपका जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
Nature of financial reporting. Nature of financial reporting. Write down. Preparation of financial statements involves use of estimates and judgment. Preparation of financial statements involves use of estimates and judgments that are subjective. Preparation of financial statement involves use of estimates and judgments that are subjective and lack accuracy. भाई साहब तुम कितना भी ट्राई कर लो बनी, इसके ऊपर गारंटी, अरे पर आगे मेरे को भी तो बोल दो, कुछ ना कुछ छूटी जाएगा छूटी जाएगा छूटी जाएगा। और आगे मेरा डायलॉग है आगे। और एस्टिमेट्स एंड जजमेंट पे तुम गारंटी नहीं दे सकते। ऑलराइट, एंड दे लैक एक्यूरेसी। ओके, therefore auditor cannot provide absolute assurance. Therefore auditor cannot provide absolute assurance. डन? यस, ओके। देन अब तो आप समझ गए होंगे कि पूरा ऑडिट सब्जेक्ट जो डिजाइन किया गया ना, पूरा ऑडिट सब्जेक्ट जो डिजाइन किया गया वो एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के तौर पे डिजाइन किया गया है, ना कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, ना कि इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, आपको एक दो चीजें बताऊंगा ना, आपको बहुत मजाक लगेगा। ऑडिट सब्जेक्ट में बार बार हर चैप्टर के अंदर ये चीज आएगी, अगर कुछ भी डाउट आता है ना, आपको अगर ऑडिट करते वक्त कुछ भी डाउट आता है, डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट, डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट। ये लाइन ना हर 2 पैराग्राफ के बाद रिपीट होता है, डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट। सोचो एग्जामिनर आपको पूछ पूछ के चेक करे तो पेपर कि सुनो ना, मेरे को लग रहा है यहां पे मार्क्स काटने चाहिए। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू क्या है? 500 रुपया ले। ऑलराइट, तो बार बार जब ये लाइन आती है डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे आप, हम लोग क्लाइंट प्लेस पे जाके ऑडिट करते हैं, 10 बार मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करते हैं। तो क्यों? बिकॉज ऑडिट है ना ऐसा सब्जेक्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करो, उसमें कुछ एरर है तो रेक्टिफाई कराओ। हम लोग फ्रॉड फाइंड आउट करने के लिए नहीं गए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? तो उसमें ऑडिटर क्या करेगा? ये सब ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, ये सब ऑडिट प्रोसीजर्स किसने बनाई है? बराबर है, ऑडिट प्रोसीजर किसने बनाई है? आईसीआई एंड लॉ, आईसीआई एंड लॉ। इन्होंने लीगल पावर दिया ही नहीं है। जब आप लॉ सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसमें एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके अंदर क्या लिखा है पता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रेकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर टू द शेयर होल्डर्स, देन शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट द ऑडिटर। वन मोर टाइम, मजे वाली बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रेकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर टू द शेयर होल्डर्स, उसके बाद शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट द ऑडिटर। तो टेल मी एवरीवन, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है वही ढूंढ के लेके आ रहा है कि कौन चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर वो रेकमेंड करेगा। इमेजिन अगर आपको ही आपका एग्जामिनर सिलेक्ट करने का मौका मिले तो, सर तो हमारा लिस्ट रेडी है सर। और आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ऐसे सब प्रोविजंस है, ऐसे स्टैंडर्ड्स है कि भाई हम लोग कितना भी कर ले, यहां पे फ्रॉड डिटेक्शन नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? मिल गया तो बात अलग है, पर पूरा ऑडिट सब्जेक्ट फ्रॉड डिटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया नहीं है। सो एवरीवन ओवर हियर, ये हमारी दूसरी क्या बन जाती है? क्या पढ़ा रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं? दूसरी क्या बन जाती है? इनहेरेंट लिमिटेशन। विच लिमिटेशन? इनहेरेंट लिमिटेशन। राइट डाउन एवरीवन ओवर हियर, ए फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स, ए फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स। आखिर हम करें तो करें क्या? हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स का नटूरे ही ऐसा है।
Nature of audit procedures. Audit procedures suffer from PL, practical and legal limitations. Audit procedures suffer from PL, practical and legal limitations. Practical and legal limitations. Example. Audit procedures are not effective in fraud detection. क्योंकि वो पर्पज से बनाया ही नहीं है इसको. Audit procedures are not effective in fraud detection. Audit procedures are not effective in fraud detection. दूसरा, ये तो मैं कब से बता रहा हूं. Auditor has limited legal power. Auditor has limited legal power. समझो मैनेजमेंट ने डेटा नहीं दिया. आपने डेटा मांगा, मैनेजमेंट ने डेटा नहीं दिया. मैक्सिमम क्या लिखा है पता है ऑडिट सब्जेक्ट में? अगर मैनेजमेंट डेटा नहीं देता है तो ऑडिट रिपोर्ट में लिख दीजिए. किधर लिख दीजिए? ऑडिट रिपोर्ट में लिख दीजिए, या तो आप रिजाइन करके चले जाइए. तो क्या पावर है ये? अगर ऐसा कुछ होता कि अगर मैनेजमेंट ने डेटा नहीं दिया तो हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, बिकॉज बेस्ड अपॉन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम भेजेगा, तो मैनेजमेंट डेटा के अपना बेटा भी दे देता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर ऐसा कुछ पावर है ही नहीं. इसलिए बोल रहा हूं मैं, ऑडिट सफर्स फ्रॉम, अरे पर आगे अभी ये वाला बताओ, ऑडिट प्रोसीजर सफर फ्रॉम practical and legal limitations. Practical and legal limitations, and that is why auditor cannot provide. ऑडिटर क्या प्रोवाइड नहीं कर सकता? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. नहीं, ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस. मैं क्या कर रहा हूं पता है? आपके मुंह पे शब्द लाने की ट्राई कर रहा हूं. बाकी ना हिंदी में तो सब पढ़ सकते हैं. देखो पता है ऑडिटर ना 100% गारंटी नहीं दे सकता. गारंटी नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे सकता. अरे पर इंग्लिश बता भाई. ऑलराइट, दैट ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस. ऑडिटर कैन प्रोवाइड ओनली because auditing suffers from inherent limitation. First limitation, nature of financial reporting. Preparation of financial statement involves use of estimates and judgments that are subjective and lack accuracy. Because of that, auditor cannot provide absolute assurance. Second, nature of audit procedures. Audit procedures suffer from practical and legal limitations, which we have explained with examples. Am I clear with this? Yes, sir. All right. तीसरा वाला तो सब समझ जाओगे. सीटी तो हम हर आम आदमी का प्रॉब्लम है. कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स. सही बोला सर. पैसा और समय. सर ये हम एक्सप्लेन कर देंगे. कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स. अच्छा, जो लोग खाली हेड पॉइंट याद रख के जाते हैं उनका बहुत मजा आता है. बोलते हैं ना अंदर का तो मैं उधर ऑन द स्पॉट लिख देगा ब्रो. ऑलराइट, ऐसे ब्रो लोग का बहुत मजा आता है. कॉस्ट एंड टाइम का हेड पॉइंट तो याद है. ऑडिटर फंक्शंस विथ लिमिटेड बजट. दैट इज व्हाई ऑडिटर नीड्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट इन्वॉल्व बिहाइंड द प्रोसीजर. Auditor is also constrained with cost. Therefore, auditor cannot provide absolute assurance. Alright, तो ऐसा अपने को लिखना नहीं है. ओके, बिल्कुल टैली -5 लेके आओगे. So everyone over here, आपको पता है ना माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस किया, कल का नोटिफिकेशन पड़ा क्या? मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है. ओके ओके, ऐसा रहेगा तो बोल दो, अभी से छोड़ दे. ओके, सुनो कॉस्ट का पॉइंट कैसे लिखेंगे. ऑडिटर नीड्स टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. विच एनालिसिस?
कि वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन के हिसाब से कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर होगा. वन मोर टाइम, वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन के हिसाब से कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ऑलराइट, तो एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके बिल्डिंग कितना कंप्लीट हुआ ये एक परसेंटेज निकालना, क्या ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है? यस और नो सर. तो तुम खर्चा करोगे, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस नहीं करोगे, पर जहां जहां वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन है वहां पे यू विल इंकर कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर. ऑलराइट, सो राइट डाउन ऑडिटर परफॉर्म्स. अच्छा सुनो, ये ओ के लिए ना मैं अलग से पैराग्राफ लिखाऊंगा. ओ का पहले फुल फॉर्म लिखा देता हूं, अदर मैटर्स. फिर ये जो तुम्हारे पास जगह बचा ना पूरा यूज कर लो. ऑडिटर परफॉर्म्स, अरे ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड अपॉन cost benefit analysis. Auditor performs audit procedures based upon cost benefit analysis. That is, he incurs cost as per value of the information. और जहां पे वैल्यू नहीं होगी वहां पे वो कॉस्ट इंकर नहीं करेगा. और कौन सी वैल्यू सही है कौन सी वैल्यू गलत है, इसमें ऑडिटर का कैलकुलेशन गलत जा सकता है. ऑडिटर परफॉर्म्स ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड अपॉन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट इज ही इंकर्स कॉस्ट एज पर वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन. और ये एनालिसिस उसका गलत हो सकता है. ऑलराइट, दूसरा, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड अच्छा, ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेशन है कि ऑडिट उसको टाइम पे खत्म कर देना है. आपको पता है, आप शॉक हो जाओगे ये चीज सुन के, लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट रिपोर्ट कितने दिन में बाहर आ जाना चाहिए पता है? विदिन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. विदिन 60 डेज. 31 मार्च को तो एंड होता है फाइनेंशियल ईयर. 30 मई तक रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट मार्केट में रिलीज हो जाना चाहिए. तो इमेजिन करो, रिलायंस जैसा जुरासिक पार्क को ऑडिट करना है, ऑलराइट, और उसका रिपोर्ट मार्केट में रिलीज करना है. ऑलराइट, डू यू रियली थिंक कि इसमें ऑडिटर 100% सब कुछ चेक कर पाएगा? ऑलराइट, बिकॉज ऑडिटर को रीजनेबल टाइम के अंदर खत्म करना पड़ता है. दैट इज वाई ऑडिटर 100% सब कुछ चेक कर सकता नहीं है. ऑलराइट, एक काम करता हूं मैं, लास्ट लेक्चर में ना, लास्ट लेक्चर का तुम रिवीजन करके आए हो कि नहीं, जरा एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं. ऑलराइट, यस यू, यस. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फटी तो सबकी ना, हरिगढ़ी में पढ़ा. सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. ऑडिटर है ना, ऑडिटर ऐसे सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर लेता है. क्या करता है? सैम्पलिंग बेसिस. अरे मैं कंसेप्ट समझा रहा है भाई, इधर देखो ना. सो ऑडिटर है ना, सैम्पलिंग. मेरा जब भी गैप के बाद लेक्चर होगा ना, तो मैं ऐसा क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं रखेगा, डोंट वरी. ऑलराइट, मतलब जब कंटिन्यूटी में होगा तो रखेगा ना, समझ रहे हैं ना? ऑलराइट, सो लिसन टू मी. सो ऑडिटर ऐसे सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर लेता है. क्या कर लेता है? सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर लेता है कि रादर देन चेकिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस, ही विल चेक फ्यू ट्रांजैक्शंस. वो सैंपल चेक करेगा एंड सैंपल पे से पूरे पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूजन बना लेगा. पर इट इज वेरी मच पॉसिबल कि मैंने यहां पे सिर्फ 4-5 बच्चों को चेक किया, ऑलराइट, और जो पढ़ के नहीं आए थे वो मेरे सैंपल में नहीं आए, ऑलराइट, और मिस आउट हो गया मुझसे. हो सकता है ना यार. ऑलराइट, सो वही प्रॉब्लम है. ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट ऑडिट within a reasonable time. Auditor is expected to complete audit within a reasonable time, and therefore auditor cannot verify 100% of transactions. And therefore auditor cannot verify 100% of the transactions. Done everyone? Yes, yes sir. Okay,
So one more time. F for financial statements, nature of financial reporting. A for audit procedures, nature of audit procedures. CT, cost and time constraints. Okay. O for क्या है? अदर मैटर. मैं अदर मैटर्स पे आता हूँ, पर उसके पहले मुझे सर आपसे बात करनी है. लिसन टू मी. आपको पता है आगे जाके एक चैप्टर आएगा ऑडिट एविडेंस का, जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 501, ऐसे 501. उसमें ये लिखा है, पर ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने मिलेगा अगर अपने अपने सीनियर्स को पूछोगे तो. उसमें ये लिखा है कि जब ईयर एंड होता है ना, ईयर एंड, तो ऐसी जितनी भी कंपनीज हैं जहां पे इन्वेंट्री एक बड़ा फिगर है, जैसे अगर आप टाटा मोटर्स का ऑडिट कर रहे हो, टाटा मोटर्स का ऑडिट, तो टेल मी क्या वहां पे इन्वेंट्री एक बड़ा फिगर होगा? यस और नो सर? यस. तो एज एन ऑडिटर 31 मार्च को आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है स्टोरेज लोकेशंस पे. वो लोग इन्वेंट्री का काउंटिंग करते हैं और अपने को ऑब्जर्व करना होता है. क्या करना होता है? अपने को ऑब्जर्व. इसको बोलते हैं फिजिकल अटेंडेंस एट इन्वेंट्री काउंट. क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल अटेंडेंस एट इन्वेंट्री काउंट. एंड दिस इज वन ऑफ द मैंडेटरी प्रोसीजर्स. ये एक कंपल्सरी प्रोसीजर है जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने मिलता है. वन मोर टाइम. प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पे भी इन्वेंट्री का फिगर मटेरियल फिगर होता है, बड़ा फिगर होता है, वहां पे ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेड है कि 31 मार्च को मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज इन्वेंट्री का काउंटिंग करते हैं एंड ऑडिटर वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? ये वन ऑफ द कंपल्सरी प्रोसीजर्स, ये वन ऑफ द कंपल्सरी प्रोसीजर्स है. टेल मी, ये साल गर्मी क्या है? टेम्परेचर अलग लेवल है ना? ओके. समझ लो आप कोल इंडिया लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हो. किसका? कोल इंडिया लिमिटेड. 31 मार्च. ऑलराइट. आप ऑडिटर हो, आपके आर्टिकल्स, चलो चलो धनबाद गैंग्स ऑफ वासेपुर करते, चलो चलो ये सुल्तान, चलो. ऑलराइट. कोल इंडिया लिमिटेड, अभी कोल तो वहां पे है, कोल फील्ड तो है, वहां पे भी 31 मार्च को काउंटिंग होगा. समझ में आ रहा है? एंड वी हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट. वी हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट. कोल का पूरा पाइल होता है. ऑलराइट. तो वी हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट. एंड लेटर से वहां पे ये टाइम टेम्परेचर है 52 डिग्रीज. ऐसी है हाइपोथेटिकल फिगर लेना जो 2-3 साल में अचीव कर ही लेंगे हम लोग. ऑलराइट. सो लेटर से 31 मार्च को वहां पे फिगर है, सॉरी टेम्परेचर है 52 डिग्रीज. बहुत गर्मी है. तो आपको ना, आपको सच्ची में हीट का ऐसा प्रॉब्लम है, आपको ऐसा सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक आ जाता है. धूप में रहते हो तो गिर जाते हो. ऑलराइट. ऐसा आपको प्रॉब्लम है. ऑलराइट. देन इन दैट केस आपने ए टाइम क्या सोचा कि वीडियो कॉल कर लेते क्या? फेस टाइम, जूम कॉल कर लेंगे. फिजिकली जाने की क्या जरूरत है? उधर कोई भी कैमरा दिखाते ना, मैं इधर से बैठे बैठे एसी में देख लेगा. तो आपने सोचा कि ये टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं मैं वहां पे गिर ना जाऊं, इसलिए आपने सोचा वीडियो कॉल, जूम कॉल कर लेते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टेल मी, क्या ये आपका डिसीजन सही है? नहीं. तपती धूप में भी जाएगा आर्टिकल, तपती धूप में भी जाएगा आर्टिकल, तपती धूप में भी जाएगा ऑडिटर. यस और नो सर? फिर चाहे वहां पे गिर भी क्यों ना जाए, मर भी क्यों ना जाए, लेकिन ऑडिटर वहां पे जाएगा. यस और नो सर? ऑलराइट. समझो ऐसा केस स्टडी आ गया आपके सामने. देखो, लेट मी टेल यू, आपका आंसर सही है. ओके सर, हमारा आंसर ना सही होता है, हमको क्लाइमैक्स का पता है, हाउ टू रीच टू द कंक्लूजन, दैट इज द प्रॉब्लम. ऑलराइट. तो हमारा ना आंसर सही होता है, उधर तक जाना कैसे हो बताओ. हमको ये पता है कि ऑडिटर जो कर रहा है गलत है, गर्मी है तो क्या हुआ, खुद नहीं जाएगा तो किसी और को भेज देना चाहिए. अरे आर्टिकल को तो भेज ही सकता है ना, आर्टिकल तो बने इसलिए तपती धूप में जाने के लिए, है ना. और 5-5 हजार में जाके आते हो. सो टेल मी, खुद नहीं जाएगा तो अपनी टीम को भेजना चाहिए, पर किसी को तो भेजना चाहिए. यस और नो सर? अगर ऐसा केस स्टडी आया, ऑलराइट, तो आंसर में लिखेंगे क्या? ऑलराइट, लिसन टू मी. अभी लिखना मत, 1 मिनट कंट्रोल करो. हम ये बोलेंगे मैटर ऑफ DTC, डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट. क्या बोल रहा हूं मैं? मैटर ऑफ DTC. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान से. डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस, यानी इट इज नॉट अ वैलिड रीजन, इट इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज टू ओमिट अ प्रोसीजर for which there is no alternative.
सर ये थोड़ा अच्छे से समझाओ क्या लिखा है ये। मुझे एक बात बताओ, समझो रिलायंस का ऑडिटर है, उसने पूरा ऑडिट कर लिया है, आज वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाला है, लेकिन जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाला था ना, उस दिन सुबह उसकी फर्म में आग लग गई, पूरा का पूरा फर्म मर गया, पार्टनर्स आर्टिकल सब मर गए। अरे ऐसा एग्जाम्पल कंट्रोल करो। ओके, तो सुबह अगर समझो 4 घंटा और जिंदा रह जाता, ऑलराइट, तो बेचारा साइन कर लेता, बाद में भले ना मरे, बाद में भले मरे पर साइन कर लेता, साइनिंग रह गया। 2 मिनट साइलेंस। ओके, अब कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि जब ऑडिटर की डेथ हो जाती है तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 में लिखा है, अनदर ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड विद इन 30 डेज। अनदर ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड विद इन 30 डेज। ओके, तो रिलायंस अंबानी ने क्या किया, इसका शोक मातम वगैरह बनाया, 2 दिन के अंदर नया ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, बिकॉज ऑलमोस्ट एकदम डेडलाइन आ गया था। वो ऑडिटर पूरा ऑडिट किया, फिर मरा साइनिंग के पहले। तो अंबानी ने क्या किया, नया ऑडिटर अपॉइंट कर लिया विद इन 2 डेज। अंबानी ने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया विद इन 2 डेज। ऑलराइट मैडम, लेट अस से यू आर द न्यू ऑडिटर। वो जो मर गए ऑडिटर, उसको आप रिप्लेस कर रहे हो। ऑलराइट, वो जो 60 डेज के अंदर फाइनल होना चाहिए ना, उसको खाली 2 दिन बाकी है अभी। आज 28 मई है, 30 मई के पहले सेबी में ऑडिट रिपोर्ट जाना जरूरी है। तो आप क्या करोगे? 2 दिन में रिलायंस का ऑडिट हो जाएगा? आपको समझ में आ रहा है? 2 दिन में रिलायंस का ऑडिट हो जाएगा, तो क्या करेंगे? वो जो मर गया है वो ऑडिट करके तो गया है ना, तो हम लोग खाली साइन। अरे देखो, ये ऑडिट है ना, ऑडिट वो रिले रेस नहीं है कि मशाल इधर से उधर गया। अरे पता है, दौड़ते हैं ना, एक दूसरे को पास करते हैं ना, बैटन पास करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मेरा इधर तक हो गया आगे तू लेके जा, ऐसा नहीं होता है। नया ऑडिटर आता है ना, वो पूरा नया ऑडिट चालू करता है। पुराना ऑडिटर का काम कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड कंसेप्ट नहीं है इधर। तो मैडम, लेट अस से आप पुराना ऑडिटर का काम यूज नहीं कर पाओगे एंड आपको नया ऑडिट चालू करना है। 2 दिन में रिलायंस का ऑडिट हो पाएगा? तो क्या करोगे? मैराथन लेक्चर, रिवीजन लेक्चर, 2 दिन में 2 ट्रांजैक्शन चेक कर लेंगे। ऑडिट रिपोर्ट लिख के दे देंगे। ये मैंने कैसा सिचुएशन बनाया पता है? यहां पे आपको फील हो रहा है कि भाई साहब, मुझे थोड़ा बहुत ऑडिट तो करना पड़ेगा, मैं अपनी प्रोसीजर्स को ओमिट नहीं कर पाऊंगा। आपको ये हो गए एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। विच सर्कमस्टेंसेस? ऐसी सिचुएशन में सेबी को लेटर जाएगा कि पुराना ऑडिटर अभी अभी मरा है, नया ऑडिटर अभी अभी आया है, 2 दिन में ऑडिट नहीं हो पाएगा, सॉरी, ये साल लेट फाइलिंग होगा, ये साल। ऑलराइट, लेकिन डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट की वजह से मैं अपनी प्रोसीजर्स को ओमेट नहीं कर सकता, खास करके ऐसी प्रोसीजर्स जिसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन रिलेटिव अगर बीमार है, तो कहीं से भी फैमिली पैसे जोड़ के लाएगी, यस और नो सर? कि ऐसा बोलेंगे, सुनो कितना ऑपरेशन कितना है, 10 लाख, 1 लाख रुपया है, दिमाग जिंदा रख सकते हो क्या? वो बाकी का लाता है ना, ऐसा करोगे नहीं ना? ऑलराइट, तो तब जाके लाइन याद आना चाहिए, वन मोर टाइम, मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट is not a valid basis to omit a procedure for which there is no alternative. One more time, matter of difficulty, time and cost is not a valid basis to omit a procedure for which there is no alternative. दूसरा, वो वीडियो कॉल से आप सेटिस्फाई क्यों नहीं हुए? क्यों आपको वहां पे जाना ही है? ऑलराइट, वो कोल इंडिया लिमिटेड में आपको फिजिकल प्रेजेंस पे क्यों वहां पे जाना ही है? सिर्फ वीडियो कॉल होता है, सामने जाना होता है। अरे ऐसा सब ठीक है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग ने क्लियरली लिख के दिया है कि इन्वेंट्री के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन लगेगा। वन मोर टाइम, इन्वेंट्री के लिए तो वीडियो कॉल एक अल्टरनेटिव है, बट इट इज लेस देन कन्विंसिंग। वन मोर टाइम, वीडियो कॉल एक अल्टरनेटिव है, बट इट इज लेस देन कन्विंसिंग। सो वन मोर टाइम, मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट
is not a valid basis to omit a procedure for which there is no alternative or to be satisfied with less than convincing evidence. One more time. To be satisfied with less than convincing evidence. So difficulty, time and cost. One more time. Difficulty, time and cost is not a valid basis to omit a procedure for which there is no or to be satisfied with less than convincing evidence. Is everyone clear with this? तुम लोग ना ये सब अपनी पर्सनल लाइफ में रोज रोज ये सब स्टेटमेंट्स यूज करो. तुमको अगर कोई फोन पे बोलता है ना, नहीं भाई आज मैं नहीं मिल पाऊंगा, तो बोलने का क्यों नहीं, घर पे अलाउ नहीं करेंगे, तो बोलने का दोस्त थोड़ी हिम्मत रख. मैटर ऑफ difficulty, time and cost is not a valid basis to omit a procedure for which there is no alternative or to be satisfied with less than convincing evidence. Is everyone clear with this? Is everyone clear with this? Yes. Now write down please. ये limitations के नीचे ही नोट आएगा एक. ये लाइन मुझे बहुत बार काम आएगा सब्जेक्ट में, आपको भी लाइफ में बहुत काम आएगा. मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट. ये लाइव लेक्चर में क्यों लैग कर रहे हैं? यस बहुत बाद में आए हैं. मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट अ प्रोसीजर फॉर विच देयर इज नो अल्टरनेटिव or to be satisfied with less than convincing evidence. Matter of difficulty, time and cost is not a valid basis to omit a procedure for which there is no alternative or to be satisfied with less than convincing evidence. Or to be satisfied with less than convincing evidence. Or to be satisfied with less than convincing evidence. Done? Yes sir? Yes sir. Okay. अब सुनो, ये फैक्टों में लास्ट रह गया, क्या रह गया ये? अदर मैटर्स. ऑलराइट, तो एक और नोट बनाओ. अदर मैटर्स इंक्रीजिंग द लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी to detect misstatements. One more time. Other matters increasing the limitations on auditors' ability to detect misstatements. Other matters increasing the limitations on auditors' ability to detect misstatements. Increasing the limitations on auditors' ability to detect misstatements. All right. ऐसी कौन सी मैटर्स है जहां पे पता चल ही जाता है कि यहां पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा ही होगा? टेल मी एवरीवन. नेक्स्ट 12 मंथ्स कोई एंटिटी चलेगा नहीं चलेगा, ये जो अजम्पशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न assumption means at least entity is expected to continue in the foreseeable future. One more time. Going concern assumption means entity is expected to continue in the foreseeable future. क्या तुम लिख के दे सकते हो? अदानी एंटरप्राइज जैसा अदानी एंटरप्राइज के लिए भी लिख के दे सकते हो कि नेक्स्ट 12 मंथ्स कंटिन्यू करेगा ही करेगा? मोस्टली करेगा, 99% करेगा, पर क्या 100% गारंटी दे सकते हो? उल्टा, और ऊपर से अगर स्टार्टअप एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तो स्टार्टअप का स्टार्ट डाउन कब हो जाए, ऑलराइट, वो स्टॉप कब हो जाए, कुछ पता चलता नहीं है. ऑलराइट, देन इन दैट केस वहां पे तो और भी लिमिटेशन बढ़ जाती है, वहां पे तो और भी लिमिटेशन बढ़ जाती है. एक लाइन छोड़ के लिखना, जी फॉर गोइंग कंसर्न असेसमेंट्स.
गोइंग कंसर्न असेसमेंट मजाक का काम नहीं है। एक्चुअली ये असेस करना कि नेक्स्ट 12 मंथ्स ये एंटिटी का एबिलिटी है कि नहीं टू कंटिन्यू। गोइंग कंसर्न असेसमेंट। ऑलराइट, देन अगर कंपनी में छोटे लेवल पे लोग फ्रॉड करते हैं ना, छोटे एम्प्लॉइज वगैरह फ्रॉड करते हैं ना, फिर भी पकड़ा जा सकता है। ऑलराइट, थोड़ा पूछा सवाल तो डर जाते हैं तो पकड़ा जा सकता है। पर अगर सीईओ सीएफओ लेवल के लोग फ्रॉड करते हैं, देन डू यू थिंक इट इज इजी टू फाइंड आउट? वो लोग तो कहना है से एंड टू एंड सारे रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, यस और नो सर? यस। फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। Fraud involving senior management, very difficult to find out. Alright. अच्छा सुनो, अगर मैं मेरी वाइफ की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो मेरी वाइफ की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो मैं मेरी वाइफ को यहाँ पे लेके आया, उसने ना यहाँ पे स्टेज पे खड़े रह के ऐसे फोटो निकलवाया, ऐसे जैसे वो आपको कुछ समझा रही है, ऐसे मैंने फोटो निकाल लिया। ऐसे ना मैं हर बैच में लेके आता हूँ, एक बार मेरी वाइफ आएगी यहाँ पे और तभी बोलने का कि सर बहुत आपके बारे में अच्छी बातें करते हो वगैरह। ओके, तो ऐसे वो ऐसे फोटो निकालेगा ऐसे। ओके, वो फोटो क्यों निकालते पता है हम लोग? मैं ना एक बिल बनाता हूँ हर साल कि मेरी वाइफ ने अलग अलग क्लासेस में जाके रिक्रूटमेंट की कंसल्टेंसी दी कि अपना करियर कैसे बनाते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, जॉब कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, और उसका बिल मैं मेरी कंपनी के अकाउंट में डाल देता हूँ और 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं 10 लाख रुपया मेरी कंपनी में खर्चा दिखा सकूं। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा तो फोटो है मेरे पास। अरे वो बच्चे तो अपने ही है, तो वो बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ कंसल्टेंसी दिया था कंसल्टेंसी दिया था। अरे ओके, क्या नहीं बोलेगा है? अरे ओके, तो वो फोटो और वो दिखा दूंगा कि देखो एविडेंस है। ये सब मैं क्यों कर पा रहा हूं? बिकॉज मेरी वाइफ की जो एंटिटी है, ऑलराइट, C3 प्लेसमेंट्स नाम का एंटिटी है, तो वो मेरी कंपनी का क्या है? रिलेटेड पार्टी। मेरी वाइफ मेरी रिलेटिव है। ऑलराइट, मेरी वाइफ मेरी रिलेटिव है, लेकिन वो जो एंटिटी चलाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी में तो सब अपने ही होते हैं, आराम से डॉक्यूमेंट्स जनरेट करवा के फ्रॉड कर सकते हो। यस और नो सर? यस। वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। पिछले 2 मिनट में जो भी बोला मैं, इट वॉज जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी। ऐसा मैं एक्चुअली कुछ करता नहीं है। एवरीवन ओवर हियर, आई एम अ वेरी एथिकल पर्सन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वो कोड वर्ड है, इधर कोड वर्ड चल रहा है, बाद में कोड वर्ड खुलेगा आपके सामने। आर नहीं है, रिलेटेड है, GF इज रिलेटेड, ऐसा अभी और आगे खुलेगा, वेट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ओके, टेल मी एवरीवन, अगर आज मैं GST की चोरी कर रहा हूं, GST की चोरी कर रहा हूं, तो तुमको क्या लगता है खुल्लम खुल्ला GST की चोरी करेगा? इंस्टाग्राम पे स्टेटस अपलोड करेगा आज 10 लाख का चोरी किया? नहीं नहीं, कहना ऐसे बहुत स्मार्टली मैं अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करूंगा। यस और नो सर? जैसे बच्चे से कैश में एडमिशन ले लिया और बच्चे को कुछ भी लिख के दे दिया, बच्चा तो थैंक यू ऐसे करके। ओके, अब बच्चा तो GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने नहीं जाने वाला है, अरे वो तो कंज्यूमर है, B2B भी नहीं है, B2C है। अरे तो उसको कुछ भी लिख के दे दो तो ले लेगा। अरे फिर हमने बोले थैंक यू बोल के चला गया, फिर मैंने उधर एड बोल दिया बच्चा बैठ जाने का। फिर ऐप में क्या किया, एक डेमो लॉगिन आईडी जनरेट किया। कौन सा लॉगिन आईडी? डेमो, नॉट एक्चुअल, ताकि मेरा ऑडिटर जब बोले ये किसको लॉगिन दिया, ये तो डेमो के लिए दिया। ऑलराइट, और डेमो लॉगिन आईडी पे उसको सारे वीडियोस दे दिए मैंने, तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन दिखाया ही नहीं। ऑलराइट, कैश में लिया, बिठा दिया, बात खत्म। GST का चोरी कर लिया मैंने। यस और नो सर? यस और नो सर? यस। ऑलराइट, तो इतना स्मार्टली करूंगा ना मैं, स्मार्टली, ऑलराइट, कि ताकि कोई फाइंड आउट ना कर पाए। तुम लोग भी अगर स्कूटी चलाते हो, हेलमेट नहीं पहना रहेगा तो ट्रैफिक पुलिस के सामने ऐसे तो नहीं जाते हो, देखिए ऐसे तो नहीं जाते हो, साइड से निकल जाते हो। यस और नो सर? यस। तो जब भी कोई लॉ एंड रेगुलेशन को वायलेट करेगा तो स्मार्टली करेगा कि डम मैनर में करेगा? स्मार्टली करेगा। यस और नो सर? यस। तुमको क्या लगता है, इज इट इजी टू फाइंड आउट
नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। तुम जिस एंटिटी में ऑडिट कर रहे हो, अगर वहां के लोगों ने लॉ को तोड़ा है, जीएसटी की चोरी की है, टैक्स की चोरी की है, तो डू यू रियली थिंक इट इज इजी टू फाइंड आउट? नो। ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, लॉज एंड इन लॉज, ये दोनों को जब उल्लू बनाना हो ना, बहुत स्मार्टली करना पड़ता है। ना आज तक निर्मला फाइंड आउट कर पाई है, ना मेरी सासुमा। ऑलराइट, नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, टू वेरी डेंजरस लेडीज इन माई लाइफ। Non-compliance with laws and regulations. So, GF is related to in-laws. Alright. G for going concern assessment. ऐसे मत देखो मेरी कोई साली नहीं है. Alright. मेरा साला है और वो एकदम सुंदर है. Look at this. G for going concern assessment. F for fraud involving senior management. Then related party transactions and non-compliance with laws and regulations. Alright, ये 4 एरियाज ऐसे हैं कि जब मैनेजमेंट इसमें फ्रॉड करता है ना या कुछ गड़बड़ करता है ना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑडिटर टू फाइंड आउट। वन मोर टाइम, इसका हेडिंग क्या दिया मैंने? अदर मैटर्स इंक्रीजिंग द लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस। ये पेज है ना, ये जितना भी आपने नोट्स लिखा है अंडर इनहेरेंट लिमिटेशंस, ये पूरे सब्जेक्ट में मुझे काम आने वाला है, पूरा नोट्स ऑन इनहेरेंट लिमिटेशंस। ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, आपका फर्स्ट पॉइंट था डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग, थर्ड पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, फोर्थ पॉइंट स्कोप ऑफ ऑडिट एंड फिफ्थ पॉइंट इनहेरेंट लिमिटेशंस। ऑलराइट, ये कंसेप्ट है ना आपके एकदम पक्के होने चाहिए। ऑलराइट, बिकॉज मैं आपके साथ अभी क्या स्टार्ट करने वाला हूं, चैप्टर 1 पूरा नहीं कर रहा हूं मैं अभी आपके साथ। ऑलराइट, चैप्टर 1 का मैंने हेडिंग दे दिया है, इसके बाद आप 3 साइड्स छोड़ देना, 3 साइड्स, 3 पेज 6 साइड नहीं, खाली 3 साइड बस। ओके, वो चैप्टर 1 की कुछ सन्ड्री नोट्स लिखाने के लिए। ओके, ये सारे कंसेप्ट्स मैंने क्यों पढ़ा है? बिकॉज मैं आपके साथ क्या चालू कर रहा हूं। एवरीवन सुनो, अभी आपको थोड़ा आपके सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं। तो जो ऑडिट सब्जेक्ट है ना, 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 8 चैप्टर्स आर डीलिंग विथ स्टैंडर्ड्स एंड 3 चैप्टर्स अदर देन स्टैंडर्ड्स को लेकर है, नॉन एसएस को लेकर। ये सेगमेंट मुझे खत्म करना है, दैट इज स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का पूरा सेगमेंट मुझे आपके साथ खत्म करना है। ऑलराइट, बाकी भी खत्म करना है, लेकिन पहले ये सेगमेंट खत्म करना है, दैट इज स्टैंडर्ड्स। वो डिफिकल्ट पार्ट है। ऑलराइट, तो चैप्टर 1 पे मैं वापस आऊंगा, पूरा चैप्टर 1 टेक्स्ट बुक में लाइन बाय लाइन सिखाऊंगा, तभी जो ये कंसेप्ट्स के उसको फिर से रिवाइज भी करेंगे। लेकिन ये जो मैंने कंसेप्ट्स कराया ना, इतने बेसिक और कंसेप्ट है कि इतना तो आना जरूरी है, बिकॉज मुझे चालू क्या करना है आपके साथ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑलराइट,